नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं पर तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास में 5वीं पंचवर्षीय योजना तक कर चुके हैं और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज हम चालू करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के आगे का क्रम। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इससे हम पहले पढ़े थे कि वह पंचवर्षीय योजना जो थी 5वीं फिफ्थ पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1979 तक चलनी थी। इसको सन 1978 में ही, यानी 1 वर्ष पहले ही इस योजना को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो यह योजना 1974 से 1978 तक 4 वर्षों के लिए ही चली थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। और दूसरा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। तो ये सब कब हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो हमने बताया कि जैसे ही अगली सरकार बनती है जनता पार्टी के 1989 में 79 ईस्वी में, तो उन्होंने क्या किया कि योजना आयोग द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया और अपने द्वारा एक योजना बनाया जिसका नाम रखा अनवरत योजना। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान उन्होंने 5 वर्षों के लिए चलाया पंचवर्षीय योजना को रोक करके। फिर इसके बाद क्या होता है कि जनता पार्टी की जब सरकार बनती है, उन्होंने इस योजना को समाप्त करके अनवरत योजना चलाते हैं, लेकिन 2 वर्षों बाद ही उनकी सरकार गठबंधन से बनी थी, वो गिर जाती है और फिर अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनती हैं। तो अब इंदिरा गांधी जी ने ये योजना, अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो थी वो 5 वर्षों तक चलनी थी, परंतु सरकार बदल जाने के कारण अगली सरकार जैसे ही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने अनवरत योजना को बंद कर दिया, रोलिंग प्लान को बंद करके फिर से पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान को क्या किया? समाप्त कर दिया। और जो रोलिंग प्लान था किस मॉडल पर आधारित था? गुन्नार मिडार्ल मॉडल पर आधारित था। और इसकी इन्होंने व्याख्या जो की थी, इनकी एक पुस्तक थी द एशियन ड्रामा। पुस्तक का नाम था द एशियन ड्रामा। द एशियन ड्रामा द एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में गुन्नार मिडार पर आधारित जो थी मॉडल था, उन्होंने इस पुस्तक में इसकी व्याख्या की थी अनवरत योजना की। अनवरत योजना को किसने समाप्त किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। और चालू किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। तो ये अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी? तो आप कहेंगे कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। तो आगे बात करेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सन 1980 ईस्वी से 85 ईस्वी तक, 1980 से 1985 ईस्वी तक 6वीं पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी। और बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 6वीं पंचवर्षीय योजना का? आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य रखा गया, यानी आर्थिक रूप से विकास करेंगे और गरीबी को कम करेंगे। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा और सन 1980 से 85 तक चली थी। आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख कार्य इसमें क्या हुए। तो इसमें एक कार्य हुआ कि नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, यानी से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछे
तो मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है, मुंबई में है। और समिति पूछा किस समिति के सिफारिश पर बना था, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर, शिवरमन समिति के सिफारिश पर सन 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसमें एक और प्रमुख काम हुए, 15 अप्रैल सन 1980 ईस्वी को देश के अंदर 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि इससे पहले सन 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस बार यह जीडी में पूछा गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो उसका सन भी याद रखेंगे 1969, और उसके बाद उस समय कौन सी योजना पंचवर्षीय चल रही थी। और उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 15 अप्रैल सन 1980 को, यानी इस समय कौन सी योजना चल रही थी, तो हमारी 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यही है, सन 1975 से 80 से 1985 ईस्वी तक। तो पहले ही समय में पहला कार्य यही किया गया कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे और कौन सा कार्य हुआ, तो भारत के अंदर 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। और इसका भी मुख्यालय मुंबई के अंदर है, जहां पर नाबार्ड का मुख्यालय है वहां पर एग्जिम बैंक का भी मुख्यालय है। तो ये 2-3 प्रमुख कार्य हुए जो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्यकाल याद रखेंगे और इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। तो ये रहे 6वीं पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना। तो आगे हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 6वीं पंचवर्षीय हो गया और 7वीं पंचवर्षीय में सबसे पहले इसका कार्यकाल का क्या रहा, तो यह योजना सन 1985 से 1990 ईस्वी तक चली थी। 1985 से 1990 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और उद्देश्य क्या था, तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर भी बल दिया गया, शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करना होगा, स्वास्थ्य के लिए जो भी सरकारी अस्पतालें खोलनी हो या इस स्वास्थ्य व्यवस्था को हम कैसे सुधार कर सकें स्वास्थ्य में, और रोजगार की दृष्टि से भी यह योजना इम्पोर्टेंट रही। इसमें कई जो है रोजगार के लिए योजनाएं चलाई भी गई थी। आगे हम बात करेंगे कि प्रमुख कार्य क्या क्या हुए। तो इसमें सबसे पहली बात कि 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई। पहले के समय में या आज के समय में भी अगर आप कोई पत्र डाक के द्वारा कहीं पर भेजना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगता है। स्पीड पोस्ट के जरिए कुछ अतिरिक्त चार्ज देना होता है और बहुत ही कम समय में आपका जो भी पत्र है वो जहाँ पर भी भेजना चाहेंगे बहुत ही कम समय में पहुँच जाता। तो स्पीड पोस्ट जैसी व्यवस्था पहले नहीं थी। अगर हम बात करें इससे संबंधित एक फैक्ट कि भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था कब शुरू की गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था 1766 ईस्वी में, सन 1766 ईस्वी में डाक व्यवस्था की शुरुआत भारत में हो गई थी। लेकिन स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। और 1966 में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में पहला जो डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस है, वो कोलकाता में सन 1774 ईस्वी में खोला गया था। भारत का पहला डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस सन 1774 ईस्वी में कोलकाता में
खोला गया। तो डाक व्यवस्था भारत में पहले से ही थी, लेकिन स्पीड पोस्ट या जैसी सुविधाएं भारत में नहीं थी, और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 1986 ईस्वी में ऐसा हुआ कि भारत ने स्पीड पोस्ट जैसी सेवाओं की शुरुआत की, और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख कार्य है। और इसके बाद हम बात करें, साथ ही ये फैक्ट याद रखेंगे कि भारत में सन 1766 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और पहला जो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस 1774 में कोलकाता में खोला गया था। इस पंचवर्षीय योजना में देख रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार भी है, शिक्षा भी है और स्वास्थ्य भी है। तो इसमें एक नारा दिया गया था, रोजी रोटी एवं उत्पाद को बढ़ावा देना, और रोजगार के लिए रोजी रोटी और उत्पाद, ये योजना 7वीं योजना का एक स्लोगन था, एक नारा था। आगे और कौन कौन से इसमें कार्य हुए, तो इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ, सन 1987 ईस्वी में ट्राइफेड नामक संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था जो है ट्राइफेड, यह जनजातियों के द्वारा भारत में जंगली इलाकों में कुछ जनजातियां निवास करती हैं, और उन जनजातियों द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो भी उत्पाद किए जाते हैं, उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत में ट्राइफेड जैसी एक संस्था का निर्माण 7वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1987 ईस्वी में किया गया, और इसका पूरा नाम है ट्राइफेड का द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ। और ये संस्था क्या करती है, उद्देश्य क्या है इस संस्था का, किस उद्देश्य से ये बनी थी, तो इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जनजातियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रमोट करना। तो इस संस्था का भी निर्माण इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हम तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि 1986 ईस्वी के अंदर स्पीड पोस्ट जैसी सेवा की शुरुआत की गई थी, और इसके बाद एक संस्था के बारे में हमने पढ़ा, ट्राइफेड की भी स्थापना की गई, और इसके बाद प्रमुख कार्यों में सेबी की स्थापना की गई। वर्ष 1988 ईस्वी में 12 अप्रैल सन 1988 ईस्वी को भारत में सेबी की स्थापना की गई, पूरा नाम जिसका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल करने के लिए, यानी उस पर ध्यान बनाए रखने के लिए एक संस्था का निर्माण 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया। और इसका सेबी का एक्ट जो है, अधिनियम जो है, वो 1992 में आया, यानी स्थापना इसकी 4 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, और जब इसका अधिनियम 1992 के अंदर आया था। आगे हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने देखा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा, कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तो रोजगार के क्षेत्र में ये 2 योजनाएं, नेहरू रोजगार योजना जो कि 1989 ईस्वी को चालू की गई थी, यह योजना रोजगार के क्षेत्र में थी, और दूसरी जवाहर रोजगार योजना, यह भी 1989 ईस्वी में चालू की गई थी। तो नेहरू रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना दोनों 1989 ईस्वी के अंदर, और इंदिरा आवास योजना, जैसे आवास देने के लिए वर्तमान में कई योजना, जैसे आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वैसे सन 1985 ईस्वी के अंदर एक योजना की शुरुआत की गई थी, इंदिरा आवास योजना जिसका नाम था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख कार्य रहे। सेबी के बारे में हो गया, प्रमुख योजनाएं जो चलाई गई। इसके बाद क्या होता है कि जब 7वीं पंचवर्षीय योजना देश के अंदर चल रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, और इसके बाद धीरे धीरे देश की हालत इतनी बिगड़ती गई, इतनी स्थिति खराब होती गई कि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं, मात्र 15 दिन के लिए ही बचा था। यानी भारत के पास इतने पैसे बचे थे कि केवल 15 दिनों का विदेशी व्यापार हो सकता था। ऐसे में भारत की स्थिति खराब हुई, और आगे जाकर के सन 1990 ईस्वी में जब सरकार बदलती है, तो अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, और उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और ऐसे में सन 1990 ईस्वी में अगली बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने फिर से इस पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया, क्योंकि देश के अंदर पैसा ही नहीं बचा था।
केवल 15 दिन का पैसा था। ऐसे में भारत IMF के पास गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, जिसकी जो एक संस्था है, विश्व स्तर की संस्था है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, उसके पास गए पैसे के लिए। तो ऐसे में IMF ने कहा कि हम आपको पैसा तो दे देंगे, परंतु आपको अपने देश के अंदर जो चल रहे आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से चल रही योजनाओं में थोड़ा बदलाव करना होगा, तो आपको कुछ नीतियां लानी होगी, तब हम आपको इस कंडीशन में पैसा देंगे। तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को रोक करके 2 वर्षों के लिए फिर योजना अवकाश आया सन 1990 से 1992 में। पहला योजना अवकाश हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सन 1966 से 1969 ईस्वी तक चला था। ये हमारा पहला योजना अवकाश था। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक चला था, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। दूसरा अवकाश जो आया ये 1990 से लेकर के 1990 से 1990 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक 2 वर्षों के लिए चला था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया। तो ये जो योजना अवकाश हुए, जो पंचवर्षीय योजनाओं को रोक करके आगे जो है सरकार ने नियमों में अपना बदलाव किया। और IMF के कहने पर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति देश के अंदर लागू की गई, और भारत ने 3 बड़े बदलाव अपनी अर्थव्यवस्था में की दृष्टि से किए, जिसका नाम रखा है LPG रिफॉर्म्स। L से होता है लिबरलाइजेशन, P से होता है प्राइवेटाइजेशन, और इसके बाद G से होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या होता है? लिबरल यानी उदारवादी, लिबरल यानी लिबरलाइजेशन में होता है कि अपने देश के अंदर चल रही आर्थिक नीतियों में और उनसे संबंधित कानूनों में थोड़ा बहुत बदलाव करके उनको आसान कर देना। और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन जो होता है, निजीकरण में हम कुछ अपने देश के अंदर कुछ कार्यों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देंगे, और जिससे निजीकरण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और तीसरी नीति में हमने वैश्वीकरण यानी विश्व के लिए, दूसरे देशों के लिए अपने देश के दरवाजे व्यापार की दृष्टि से पूरी तरह से खोल देना, ताकि विदेशी कंपनियां देश के अंदर आ करके अपनी कंपनी को स्थापित करके उत्पादकता को बढ़ावा दे सकें और व्यापार कर सकें। तो ये 3 बड़े बदलाव भारत में 1991 में किए गए, और तब जाकर के भारत की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। और भारत के अंदर जो आपकी उदारीकरण जो है, भारत में उदारीकरण के जनक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाना जाता है। और इस योजना अवकाश के समय पूछता है कि वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री वही थे आपके मनमोहन सिंह जी, और PM कौन थे? नरसिम्हा राव। और वर्ष 1991 में भारत ने नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी NIP 1991 में लागू किया। हालांकि सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति सन 1948 ईस्वी में आई थी, और दूसरी औद्योगिक नीति सन 1956 ईस्वी में आई थी। और ये तीसरी नई औद्योगिक नीति जो थी ये 1991 के अंदर आई थी। इसमें हमने क्या किया कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके तहत हमने इंडस्ट्रीज के क्षेत्र को बढ़ावा दिया। भारत में इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे करके कंपनियों को स्थापित किया गया, जिससे देश के अंदर रोजगार उत्पन्न हो सके और हम आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव ला सकें। आगे हम बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो योजना अवकाश के बाद यानी 1992 से सन 1992 से 97 तक की योजना चली थी। 1992 से 1997 तक इस योजना का 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। और मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था जॉन W. मिलर मॉडल। जॉन W.
मिलर मॉडल। यह योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास। विकास। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम कार्यकाल को याद रखेंगे कब से कब तक चली थी, तो 1992 से 1997 तक यह योजना चली थी। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य रहा मानव संसाधन का विकास करना। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन यानी मानव मनुष्य के जीवन में जो भी उपयोगी वस्तुएं या खाद्य पदार्थ, सब कुछ जो उसके जीवन में अत्यंत आवश्यक है, वो उन सभी का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। अब बात करेंगे कि प्रमुख कार्य इस योजना के अंतर्गत कार्य कौन कौन से हुए। तो MDM यानी मिड डे मील कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। मिड डे मील, माध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, हिंदी में बोलते हैं माध्याह्न भोजन योजना। यह योजना चलाई गई 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसमें स्कूलों में दोपहर के समय, माध्याह्न के समय या लंच के समय उनको भोजन उपलब्ध कराना बच्चों को, इसका शुरुआत हुआ। इसके बाद 20 मार्च सन 1993 ईस्वी को भारत के अंदर राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। और वर्ष 1993 ईस्वी में PM रोजगार योजना लाई गई। रोजगार के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1993 ईस्वी में PM रोजगार योजना लाई गई। और ये सब कब हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना देश के अंदर चल रही थी उस समय हुआ। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य कि 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को भारत जो है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्यता हासिल किया। इससे पहले ये सदस्य नहीं था। आगे हम बात करेंगे हालांकि ये WTO की स्थापना 1948 में ही हो चुकी थी। वर्तमान में इसमें 164 देश हैं और भारत तब इसका जाकर के 95 में सदस्य बना था। तो ये रही 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यानी 1997 से सन 1997 ईस्वी से 2002 तक रहा था। और इसका उद्देश्य रहा न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ आर्थिक विकास। यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ आर्थिक विकास। लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इस योजना का 6.5% का लक्ष्य रखा गया था और 5.5% यह योजना लक्ष्य हासिल कर पाई थी। बात करें इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हुए, तो किसानों को दृष्टि में रखते हुए किसानों के लिए भारत के अंदर सन 1998 ईस्वी में जब 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो KCC की स्थापना की गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दरों पर उनको पैसे उपलब्ध यानी ऋण उपलब्ध कराना। तो वर्ष 1998 में KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, यह योजना आई किसानों के हित में। यह योजना है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम दरों पर किसानों को ऋण मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी पैसा लेते हैं उसको एक वित्तीय वर्ष के अंदर चुका देते हैं तो आपको 3% ही ब्याज देना होगा, परंतु अगर आप उस नियत समय के अंदर नहीं जमा कर पाते हैं तो सरकार आपसे 4% अतिरिक्त ब्याज लेगी, यानी तब आपको कुल 7% ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आप पहले इसकी राशि कम होती है और अगर आप समय पर इसका भुगतान कर देते हैं समय के अंदर तो आपकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, यानी
पहले आपको जैसे 2 लाख लोन मिल रहा है, अगर आपने समय पर चुका दिया तो आने वाले समय में आपको 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख ऐसे करके आपकी क्षमताएँ जो कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, और आप अगर नियत समय पर उसको जमा करते हैं तब। और इसका ब्याज क्या है? तो बहुत ही कम इसका ब्याज है, लेकिन आप समय पर नहीं जमा करें तो 4% अतिरिक्त लग जाता है, तो 7% देना पड़ता है। आगे 1999 ईस्वी में अब क्या होता है कि कारगिल युद्ध हो जाता है। भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत के 3 युद्ध हुए, एक 1965 में 1965 का, दूसरा 1971 में और तीसरा 1999 में। और यह कब हुआ था? तो 26 जुलाई को हुआ था। 26 जुलाई को 26 जुलाई को 26 जुलाई सन 1999 ईस्वी को क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हो जाता है, और 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस। क्योंकि इस युद्ध को जीतने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चलाकर हमने कारगिल युद्ध पर सन 1999 ईस्वी में युद्ध को जीता था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। और इसके बाद क्या होता है कि 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। और इसके बाद अगला गांव में गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए, लोगों को गरीबी को कम करने के लिए 1999 से 2000 के बीच स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। और एक और योजना चलाई गई थी गांव के सड़कों के विकास के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे गांव के सड़कों को बेहतर बनाया जा सके। तो ये ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह योजना रही, और इसमें ये प्रमुख कार्य हुए जहां से प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।